डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त तो मैं ज़रा पहले फ़राक साहब से पूछ लूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या सूरत हाल रही? गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है इंतहाई वल्नरेबल है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह गुज़िश्ता दिनों सैलाब के बाद जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान भर में 3 डिवीज़न्स हैं। एक दियमर डिवीज़न है, एक गिलगित डिवीज़न है, एक बल्तिस्तान डिवीज़न है। इन तीनों डिवीज़न्स के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में तबाही हुई है। बल्तिस्तान में घांचे में आप बादल फट गए हैं, उधर भी तबाही हुई है। और दियोसाई के मकाम पर टूरिस्ट फंसे थे, वहाँ भी इशू आया। ज़िला गिज़र में भी तबाही हुई है। गिलगित के इलाके दनौर में, अच्छा उसके अलावा शिकारकुई में और मुख्तलिफ़ गिलगित की विसिनिटी में तबाही हुई है। और सबसे बड़ी तबाही, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो ज़िला दियामर जो गिलगित बल्तिस्तान का गेटवे है वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे शायराए बाबूसर पे अफसोसनाक एक वाक़ा रुनमा हुआ। वहाँ पे थोर, तांगिर, खिनर और मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं विसिनिटी के चलास के, वहाँ पे बारिशों के बाद जिस तरह की तबाही हुई उसमें लोगों के घर, लोगों के मकानात, मसाजिद शहीद हुए जगह जगह पे। और ख़ास कर शायराए बाबूसर जो KPK को मिलाता है गिलगित बल्तिस्तान से, सरमाई मौसम का एक रूट है, उधर तबाही फेर दी गई है। वहाँ पे 8 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल सफ़ से मिट गया है। चूँकि टूरिस्ट सीज़न था वहाँ चल रहे थे, 20 से 22 गाड़ियाँ जो है वो उसके जद में आ गई हैं। 9 अब तक गिलगित बल्तिस्तान की कैजुअलिटीज़ हैं। 300 लोग फंसे थे जिनको हमने रेस्क्यू करके मुतल्लिक़ा शहरों तक हमने पहुँचाया था। जब ये हुआ वाक़या तो उसके बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की वाज़ेह हिदायत में तमाम 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान ने बाकायदा हिस्सा लिया। और वो इलाके जहाँ हम खुद रेस्क्यू नहीं कर सकते थे, वहाँ अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए हमने हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को उठाया, रेस्क्यू किया। और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स का भी इसमें एक बुनियादी किरदार है। उनके नौजवानों ने फूड पैकेट्स तकसीम किए, लोगों को रेस्क्यू किया। और इसमें जो नुकसानात हुए हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, 500 के लगभग जो मकान हैं वो डैमेज हुए हैं। उसमें 200 के करीब, 200 से ज़्यादा जुज़वी तौर पर हैं और 200 से ज़्यादा कुली तौर पर बिल्कुल वो मलियामेट हो चुके हैं। उसके अलावा मवेशी खाने और दुकानें हैं वो लातदाद हैं, उनकी कोई तादाद नहीं है। उसके अलावा आप 22 गाड़ियाँ उसमें बह गई हैं, 27 ब्रिजेस टूट चुके हैं। और उसके अलावा 2-3 मसाजिद शहीद हुए हैं और कम्युनिकेशन के टावर गिरे थे, बिजली के जो हाइडल जो पावर हाउसेस हैं वो डैमेज हुए, सड़कें वहाँ पे तबाह हुई, लोगों के खेत खलियान, फसलें, सब कुछ और इमारती लकड़ियाँ उसमें सब कुछ बह गई है। उसके बाद जो रेस्क्यू की वहाँ पे ऑपरेशन की सूरत हाल है वो हमने सारे वसाइल लगा के वज़ीर आला की हिदायत की रोशनी में आगाज़ किया है। वज़ीर आला ख़ुद वहाँ जो मुतासर इलाके हैं वहाँ जाके उसने विज़िट भी किया है और मसाइल भी सुने हैं मुतासरीन के, और सयाहों के जो उनकी मसाइल भी सुने हैं। लाहौर चलते हैं, रईस अंसारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि पंजाब में क्या तबाही हुई इस सैलाब के नतीजे में। रईस अंसारी साहब, कितने नुकसानात हुए पंजाब में और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए जी, पंजाब में भी जो बारिशें हैं वो जो पिछले साल के मुकाबले में जो पेश हुई है और हुई भी हैं, कोई 25% ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और ख़ासी शदीद बारिशें हुई। और लाहौर में एक टाइम में तो तकरीबन कोई 6 घंटों में 173 मिलीमीटर बारिश भी हुई। लेकिन यहाँ जो डैमेज हुए हैं इसमें सबसे अहम बात यह है साफ़ी साहब के इसमें जो वाक़यात तकरीबन 450 से ज़्यादा वाक़यात हुए, उनमें तकरीबन कोई 390 से ज़्यादा छतें गिरी हैं जिसके बाद ये वाक़यात हुए। और उसमें तकरीबन कोई 143 के करीब लोग मारे गए, 850 ज़ख्मी हैं। इनमें करंट लगने के वाक़यात हुए, हादसात हुए। लेकिन अपना ये मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जो ये आफत है ये कहीं भी किसी तरह से आ सकती है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात आप देखें, अमेरिका टेक्सास जैसे सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में 200 लोग टेक्सास में बारिशों से मर गए और अभी 73 के करीब वहाँ लापता है, उन्हें नहीं मिले। तो हमारे जो है ये हमें ये देखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कि जो बारिशें हुई हैं इसमें आपने कभी नहीं देखा कि गुलबर्ग में कोई छत गिरी है, कोई डिफेंस में छत गिर गई, कोई क्लिफ्टन में छत गिरी है। ये गरीब लोगों की छतें गिरी हैं जिनके नीचे लोग आगे मारे गए हैं। और ये तमाम की तमाम कच्ची छतें होती हैं, वो पैसे होते नहीं हैं, वो रिपेयर करा नहीं सकते, बसीदा मकानों में रहने पे मजबूर हैं। और एक एक छोटे छोटे से 2-2 मरले के 4-4 3-3 कमरों में 4-4 ख़ानदान रहते हैं। तो सारे के सारी वो छतें गिरी हैं, बाड़े गिरे हैं जिनमें गरीब लोग रहते थे। किसी अमीर आदमी का यहाँ उसमें नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरे सूबे के मुकाबले में यहाँ रेस्क्यू का पंजाब में ज़्यादा तेज़ इंतज़ाम है और गवर्नमेंट के इंतज़ाम यहाँ अच्छे हैं। और दूसरी तरफ जो अहम एक चीज़ यहाँ देख रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी का लेवल जो है जो नीचे ज़मीन में पीने का पानी 750-800 फुट तक चला गया है।
तो जो सबसे अहम चीज़ गवर्नमेंट देख रही है उसको भी देख रही हैं। ये बारिश का पानी को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ तकरीबन 12-13 मुख्तलिफ पाउंड बनाए गए हैं, जिनमें कुछ ने वर्क शुरू कर दिया है और उसमें वो पानी की जमा करते हैं, बारिश का जो इनको बागात के लिए पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको, ताकि ज़मीन का पानी ना निकाला जाए। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ, लोग भी मारे गए। अब उनकी जो बहाली का काम है वो भी हो रहा है, गवर्नमेंट उनको देख रही है किस तरह बहाल किया जाए। तो इस सिलसिले में अगर अभी बारिशें मज़ीद मुतवक्का हैं, लेकिन हमें जो है मेन बात यह है कि हमें सोचना भी चाहिए कि हमें जब ये तो मौसम का हाल कुछ अर्से पहले सामने आ जाता है कि बारिशें कितनी होनी है, तो उसको संभालना चाहिए। लेकिन एक जो कुदरती आफत है, जब एक हद से बढ़ जाए तो वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती है, जिस तरह ये गिलगित बल्तिस्तान में हुआ और भी मुल्कों में होता है। मैंने दिल्ली में बारिशें देखी हैं, घरों में पानी घुस गया। तो बहरहाल ये कुदरती एक आफत है, इसको संभलने के लिए फिर टाइम लगता है। डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, ये क्या हो रहा है? पानी की किल्लत भी है, एक मुल्क किल्लत का शिकार भी है और साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं। देखिए, वी बिलोंग टू दैट नेशन जिसमें हम 10 महीने 11 महीने वी आर क्राइंग फॉर वाटर, और फिर एक महीना ऐसा आता है कि हम इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि हम उसके साथ करें तो क्या करें। ठीक है जी। अब ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्या है? अगर पाकिस्तान की आप स्टेटिस्टिक देखें, जब पाकिस्तान बना था तो हमारी पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 5300 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर थी, जो कि कम होकर 1000 से भी कम हो गई है। सो पाकिस्तान हैज़ बीन क्लियरली डिक्लेयर्ड एज अ वाटर स्केर्ड कंट्री नाउ। सबसे बड़ा इशू है। दूसरी बात यह है कि अभी मैं थोड़ा सा पीछे चलें, एक महीना पीछे चले जाएँ तो देर वर हीट वेव्स, इस्लामाबाद में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए और अल्टी उसके बाद फ़ौरन मानसून आ गया और हम देख रहे हैं जो तबाहकारियाँ फ्लड की वजह से हो रही हैं। अब सलीम साहब, मैं आई विल नॉट कॉल इट एज ए नेचुरल डिज़ास्टर। देखिए, दिस इज़ व्हाट वी हैव डन एक्चुअली। नेचुरल डिज़ास्टर आर नथिंग मोर देन नेचुरल प्रोसेसेस। हमने क्या किया है? क्लाइमेट चेंज किया है। वी हैव फॉसिल फ्यूल के एमिशंस हैं, डिफॉरेस्टेशन है, जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है। और पाकिस्तान के लिए अभी रईस अंसारी साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी टेक्सास की। अब वी कैनॉट कंपेयर टेक्सास विद पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अमंग द टॉप 10th वल्नरेबल कंट्रीज़ विच इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। इसकी 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1, हमारे पास बहुत बड़ा ग्लेशियर्स का ज़ख़ीरा है, जिस पे 40% पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है उस मेल्ट वाटर पे जो उन ग्लेशियर से आता है। और हमारी पॉपुलेशन सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कि इसमें नेपाल भी आता है, इसमें आपका इंडिया भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, तमाम ये मतलब इसलिए आउटसाइड द पोलर सबसे ज़्यादा जो वाटर रिजर्व्स हैं फ्रोजन वो यहाँ पर हैं। लेकिन हमने इसको क्या करना है, हमने अपने आप को क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अल्टीमेटली वही पानी फ्लडिंग कर रहा है और फिर आपकी सी में जा रहा है और सी में जाकर सी लेवल राइज़ कर रहा है। अच्छा, सी लेवल पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर जा रही है सारी लैंड बेस्ड आइस। वी डोंट हैव एनी सी बेस्ड आइस। जब लैंड बेस्ड आइस गिरती है तो सी का लेवल ड्रामेटिकली, तो पूरा पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त वल्नरेबल है। सिंध में आप जाएँ तो सिंध में अलग इश्यूज़ हैं, वहाँ पर जो उसके सी वाटर इंट्रूजन का इशू है, क्योंकि डेफिनेटली पानी जब कम जाएगा तो हाई डेंसिटी वाटर इंट्रूड करेगा ग्राउंड वाटर में, और पीना का तो दूर की बात है, वहाँ पर आप फसलों को भी पानी नहीं लगा सकते क्योंकि साल्टी वाटर हो जाएगा। सो वार फुटिंग पे इन चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें पता था कि ये आना है, हमें पता था कि ये आना, ठीक है, इंटेंसिटी वेरी करती है फ्रॉम ईयर टू ईयर। हाउ प्रिपेयर्ड वी वर, क्या हमारी प्रिपरेशन थी? हर साल आएगा, अगले साल फिर आएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, घरों पे भी बातें चल रही हैं इस पर। जब ये मानसून गुजर जाएगा तो ये इशू बैक बर्नर पे चला जाएगा, सीधा कोई इसको डिस्कस भी नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइवलीहुड का मसला है। एक तरफ से क्लाइमेट चेंज है, ऊपर से हमारे पास पानी नहीं है, ऊपर से इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक इश्यूज आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के वो धमकियाँ दे देता है कि मैंने ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? फिर हमारी कैपेसिटी कितनी है? टेक्सास हो गया, यूएस हो गया, वो टेक्निकल एडवांस कंट्री है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, वो अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं। सर तो आप देखें नीदरलैंड्स ऑलरेडी समंदर के लेवल के नीचे है, उनके पास, हमारे पास कहते हैं रिसोर्सेज हैं। बर्डन किस पे बढ़ता है? अल्टीमेटली पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज़ मोस्ट अफेक्टेड। देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर, जिस तरह मतलब आपकी कई जो लैंड्स हैं वो एरोड हो जाती हैं फ्लैश फ्लड की वजह से, एग्रीकल्चर लैंड्स पर्टिकुलरली, जब वो फ्लड, और फिर ड्राउट के सीज़न में क्या होता है, वहाँ पर क्रॉप नहीं होती। सो यू हैव हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज़ जिनकी लैंड एरोड हो गई है, जिनकी मतलब ड्राउट की वजह से फसलें नहीं हो रही, और जो कि लोगों को नज़र नहीं आते। और वो बेचारा क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नेचर इज़ प्लेइंग क्रेजी। नो, ठीक है, वी कैन नॉट प्ले विद द नेचर, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर। अर्बन फ्लडिंग की आप देख लें तो तबाहियाँ हो रही हैं। पहले तो मतलब ज़्यादातर लो लाएंगे उसमें तबाहियाँ होती थी, मतलब है जिस तरह
फैजुल्लाह साहब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की स्टेटिस्टिक दी, लेकिन अब तो देखें अर्बन फ्लडिंग ने एक बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया है, वहाँ पर बड़ी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं साफ़ी साहब? देखें एक चीज़ इस्लामाबाद में जी इस्लामाबाद में एक गाड़ी बह गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा एक मतलब है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग एक बात है कि कैसे ये वाक़या हो गया, और लेकिन दिस वाज मच एक्सपेक्टेड। और भी शायद अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकती, क्यों हो सकती है। हमने क्या कर दिया, हमने एसफाल्ट लगा दिए, हमने कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना दिए हैं, तो उससे एक टर्म यूज़ होती है साफ़ी साहब, जैसे कहते हैं लैग टाइम। लैग टाइम से क्या होता है, जो आपकी एसफाल्ट है, जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाटर की इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट नहीं करते, उल्टा ये रन ऑफ को फैसिलिटेट करते हैं। तो जिस पानी ने बेसिकली 1 किलोमीटर स्पैन तक फैलना था, अब वो पानी शायद 3 किलोमीटर तक जाएगा, 4 किलोमीटर तक जाएगा। लैग टाइम होता है डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल एंड द पीक फ्लड डिस्चार्ज। तो लैग टाइम रिड्यूस हो गया अर्बनाइजेशन की तरफ से। फिर हमारा जिस तरह रईसानी साहब का, हमारे पास ड्रेनेज की वो कैपेसिटी नहीं है, तो पानी नहीं तो आना है जी, वो तो आएगा। वो तो मतलब हमने अपने आप को अडाप्ट करना है, हमें रेजिलिएंट उसकी तरफ जाना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली ये तबाहियाँ होती रहेंगी, और हम मतलब इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे, और दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड साइंटिस्ट लॉन्ग एगो उन्होंने ये तमाम चीज़ें प्रिडिक्ट की थी, जो कि अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्लियर कट। जिधर भी आप चलेंगे।